साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। आज हम NEP 2020 के बारे में पढ़ेंगे, उसका इतिहास, उससे संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको PDF और अन्य जानकारियाँ मिल जाएंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, सहायक शिक्षक और शिक्षक में नई शिक्षा नीति का भाग 1 स्कूल शिक्षा ही पूछा जाएगा, इसलिए हम उसी का डिस्कशन करेंगे जो 29 जुलाई 2000 को जारी किया गया था। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे प्रथम शिक्षा नीति आई थी 1968 में, उसके बाद 1986 जिसका संशोधन हुआ था 1992 में, उसके बाद आई पुनरीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1998 में, 2005 में आपको NCF, 2015 पे शिक्षा पर वैश्विक लक्ष्य SDG 4 को अपनाया गया। उसके बाद 2020 में 29 जुलाई 2020 को जारी हुआ नया शिक्षा नीति। ये तीसरी शिक्षा नीति है, याद रखेंगे। जब पहले से शिक्षा नीति थी तो नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे हम देखते हैं। 21वीं सदी को बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा, इसमें रटने की प्रवृत्ति को हटाया गया है। रटने की जगह पर समझना है। कौशल, रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देना, बहुविषयक और लचीली शिक्षा प्रणाली, समावेशी और समान अवसर, मतलब सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्राप्त हो, और वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना। समावेशी और समान शिक्षा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सभी को समान रूप से शिक्षा मिले। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, बहुविषयक और लचीली पाठ्यचर्या, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल का विकास, मतलब विद्यार्थी रचनात्मक हो, भारतीय ज्ञान प्रणाली और मूल्यों का समावेश, सतत और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण। चलिए साथियों चलते हैं स्कूल शिक्षा पर। सबसे पहले देखते हैं पाठ्यक्रम संरचना। पहले जो पाठ्यक्रम संरचना थी वो 10+2 की थी, यानी 10वीं तक सभी समान स्तर पर शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसके बाद 2 वर्ष को विषय आधारित शिक्षा लेंगे, किंतु नई शिक्षा नीति में से बदलकर 5+3+3+4 कर दी गई है। जैसे प्रथम 5 वर्ष आपके 2 वर्ष बालवाड़ी के और 3 वर्ष कक्षा पहली से लेकर तीसरी के होंगे। इसमें उनको बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान दिया जाएगा। प्रथम 3 वर्ष 8 से 11 वर्ष में अनुभव और खोज पर आधारित शिक्षा दी जाएगी, जो कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं में होगी। दूसरे 3 वर्ष जो 11 से 14 वर्ष है, उसमें अवधारणा, समझ और विषय पर परिचय हुआ, ये 6वीं, 7वीं, 8वीं की कक्षाएँ होंगी। ये 4 वर्ष होंगे। इसमें 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन्हें बहुविषयक शिक्षा और अपने पसंद से विषय लेने की स्वतंत्रता होगी। आगे देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जिसे ECCE कहते हैं। ECCE का अर्थ है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वही प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। इसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए आधारभूत देखभाल और शिक्षा पर विशेष जोर। बालवाड़ी से कक्षा तीसरी तक के बच्चे छोटे होते हैं। जब स्कूल आएगी तो उनको स्कूल में रहने के लिए आदी बनाना पड़ेगा और उनको इस प्रकार का माहौल देना है कि वो पढ़ना चाहें और पढ़ना चाहेंगे, तो उन्हीं की शिक्षा पर जोर देना है। आगे देखते हैं अब आंगनबाड़ी और प्री स्कूल का एकीकरण। इसका अर्थ है कि जो आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय हैं जो अलग अलग संचालित होते हैं, उन्हें एक साथ लाया जाए, ताकि बालवाड़ी के 2 वर्ष और कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी का एक साथ संचालन हो। बच्चा बालवाड़ी से स्कूल आने में घबराया नहीं और उसे आदि हो कि ये वही उसी का स्कूल है जो बालवाड़ी में आ रहा था। आगे देखते हैं खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा। हर विषय के टॉपिक को आपको उनके जीवन के साथ या फिर खेल के साथ जोड़कर दिखाना है, ताकि बच्चे को सीखने में आनंद आए। देखते हैं बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान देना। आगे देखते हैं भाषा नीति। प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो भय को दूर करने के लिए, सहज बनाने के लिए उन्हें उन्हीं की भाषा में शिक्षा दी जाए। कम से कम 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा। इसका अर्थ है यही है कि 5वीं तक के विद्यार्थियों को अब प्रयास करेंगे कि मातृभाषा में शिक्षा दें। 3 भाषा सूत्र को लचीले रूप में लागू करना। इसका अर्थ है कि 2 भाषा जो हिंदी, अंग्रेजी होगी, तीसरी भाषा राज्य के अनुसार चयन कर सकते हैं और उस भाषा में शिक्षा दें। देखते हैं भारतीय भाषाओं साहित्य को बढ़ावा देना। बहुविषयक लचीली पाठ्यचर्या। पहला पॉइंट है कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक विषयों के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं हो। इस प्रकार पहले ऊपर मैंने बताया था कि विषय संयोजन पहले अलग रहता था, अभी इसे छात्र स्वयं चयन कर सकता है कि उसे गणित के साथ कला भी पढ़ सकता है और गणित के साथ विज्ञान भी पढ़ सकता है।
छात्र को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता, अर्थात वही है कि बच्चा जो विषय पढ़ना चाहे उस विषय को पढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट है कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, उद्यमिता आदि को पाठ्यक्रम में शामिल करना, जिससे छात्र स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ सके। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, समग्र और स्वतः मूल्यांकन पर जोर, रटने पर आधारित परीक्षा प्रणाली में बदलाव। जैसे मैंने ऊपर में बताया था कि समझ आधारित शिक्षा होनी चाहिए, योग्यता आधारित मूल्यांकन, इसको बढ़ावा देना, बोर्ड परीक्षा को आसान और तनावपूर्ण करना। देखते हैं समावेशी समान शिक्षा, जैसे वंचित समूह, दिव्यांग छात्रों और लड़कियों और सामाजिक रूप से पिछड़े, अर्थात जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उनका कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी को समान रूप से शिक्षा देना है। समावेशी शिक्षा के बारे में आप CDV में आगे पढ़ेंगे ही। शिक्षा तक समान पहुंच और अवसर सुनिश्चित करना, मतलब सभी विद्यार्थी छात्रों के लिए शिक्षा के लिए समान अवसर प्राप्त हों और आगे जो भी अवसर हो सभी को समान रूप से मिले। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को छात्रवृत्ति और सहायता। शिक्षा पेशेवर विकास, 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम को प्रोत्साहन। जानते हैं 2030 तक 4 वर्षीय B.Ed कार्यक्रम सभी जगह लागू हो जाएगा। देखते हैं शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति में उच्च मानक। अगला पॉइंट है सतत और व्यावसायिक विकास अनिवार्य करना, शिक्षकों को राष्ट्र निर्माणकर्ता की भूमिका में देखना। अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी का एकीकरण, डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करना है, दीक्षा प्लेटफॉर्म का विस्तार, वर्चुअल लैब, डिजिटल कंटेंट और ई-लर्निंग को बढ़ावा, तकनीक के माध्यम से व्यक्तिगत और लचीली शिक्षा। अगला पॉइंट देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास। पहला पॉइंट इसका देखते हैं कक्षा 6वीं से ही व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत, स्थानीय कौशल और उद्योगों से जुड़ाव, इंटर्स और अप्रेंटिसशिप के अवसर, कौशल भारत मिशन के साथ एकीकरण। इसमें यही कह रहा है कि कक्षा 6वीं से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा की शिक्षा देना शुरू कर देना चाहिए, जिससे वो अपना रोजगार आगे स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ सकें। अगला पॉइंट देखते हैं स्कूलों का समुचित समूह क्लस्टर बनाना, स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर मॉडल को बढ़ावा देना, शिक्षा का विकेंद्रीकरण और स्थानीय निकायों की भूमिका को सुदृढ़ करना, पारदर्शिता, जवाबदेही और समुदाय की भागीदारी। इसका अर्थ क्लस्टर ने संकुल का निर्माण करना और स्थानीय निकायों को भूमिका बढ़ावा देना, यानी कि लोगों को स्कूल से जोड़ना, जिससे पारदर्शिता और समूह की भागीदारी बनी रहे। भारतीय ज्ञान प्रणाली और मूल्य शिक्षा, भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपराओं का शिक्षा में समावेश, योग, ध्यान, नैतिक शिक्षा पर बल, पर्यावरण जागरूकता और सतत विकास को बढ़ावा, संवैधानिक मूल्यों, नागरिक कर्तव्यों की शिक्षा। इससे जो बच्चा हो सामाजिक हो और उन्हें अपने भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी हो। अगला पॉइंट देखते हैं उच्च माध्यमिक स्तर पर परिवर्तन, कक्षा 11वीं 12वीं को अधिक लचीला बहुविषयक बनाना, बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित करना, विषय चयन में अधिक स्वतंत्रता, कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन की व्यवस्था। तात्पर्य यही है कि बच्चे अपने पसंद से विषय चयन कर सकते हैं, वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजन हो, ताकि किसी को अगर अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हो उसे दोबारा मौका मिले, करियर मार्गदर्शन मिले। कि 12वीं के बाद बच्चे अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या करना है, तो उन्हें करियर मार्गदर्शन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। नई शिक्षा नीति का दृष्टिकोण क्या है? शिक्षा को समावेशी, लचीला, बहुविषयक और कौशल आधारित बनाना, ऊपर में हम सब पढ़ चुके हैं। इसका लक्ष्य है 2040 तक विकसित और ज्ञान आधारित भारत का निर्माण करना। यह नीति स्कूल शिक्षा को मजबूत आधार बनाकर उच्च शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में सहायक होगी। NAP के 5 स्तंभ एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, बस शिक्षा सभी के पास पहुंच सके, समान रूप से पहुंच सके, शिक्षा में गुणवत्ता हो, उस जवाबदेही तय हो और सभी के लिए शिक्षा अफोर्डेबल हो। NAP से क्या अपेक्षित परिणाम है? तो बच्चों में आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता का विकास हो, 21वीं सदी के लिए तैयार हो, कुशल और जिम्मेदार नागरिक बने, शिक्षा में वैश्विक प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता की प्राप्ति हो, समाज और राष्ट्र के लिए सतत और समग्र विकास में योगदान दे। बच्चा जितना रचनात्मक होगा आगे वो राष्ट्र और समाज के विकास के लिए योगदान देगा। आशा करता हूँ साथियों कि वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे हम इसका पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें हम NAP से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।